बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर, जिस पर हम फिजिक्स के टॉपिक्स डेली लेकर के आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं टॉपिक को। और एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो क्रिएट करके हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। और क्लास 12th के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से टॉपिक वाइज वीडियो हमने जो है क्रिएट किया है, एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो क्रिएट किया है और चैनल के पेज पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, किसी टॉपिक को आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, या फिर अगर वो टॉपिक बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया है, आप चैनल के पेज पर जा कर के वहाँ से टॉपिक को एक्सेस कर सकते हो, उस वीडियो को एक्सेस करके उसे आप वॉच कर सकते हो, देख सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे ही आप उस वीडियो को कंप्लीट करोगे, जो टॉपिक के ऊपर हमने बनाई हुई है, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी है नहीं, मुश्किल से 30 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम है। और इसको जब आप कंप्लीट करोगे, वॉच करके कंप्लीट करोगे, तो हमें ये पूरा भरोसा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम पोर्शन तो फिजिक्स में डेरिवेशन का होता है ना, तो जो डेरिवेशन फिजिक्स में आ रहे हैं तो मैक्सिमम टॉपिक्स में डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आता है ना, तो उसको अप्लाई करने के लिए हमने बेस्ट मेथड भी बताया है और एग्जाम्पल्स ले करके हमने उसको सॉल्व भी किया है। तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है कि आपको टॉपिक तो समझ में आएगा ही आएगा, साथ में जो फार्मूला है वो भी आपको सामने दिखेगा। उस फार्मूले को यूज़ करने में जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है, तो वो जो समस्या है वो भी आपकी यहाँ पर दूर हो जाएगी। डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आता है, अगर उस फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो जो फार्मूला है वो बिल्कुल याद भी हो जाता है। और अगर डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजर करके फार्मूले तक पहुँचते हैं, अगर ये हमने खुद किया है, कोई दूसरा आपके लिए करके दिखा दे डेरिवेशन को, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा? जब आप खुद उस प्रोसेस में घुसोगे, डेरिवेशन के प्रोसेस में घुसोगे। तो हमने बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से डेरिवेशन को बताया हुआ है और एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है। 2 चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर हमने वीडियो क्रिएट करके चैनल के पेज पर अपलोड कर दिया है। अभी ये तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके भीतर हम 2-3 टॉपिक कर चुके हैं। आज देखते हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल आर एंड रेजिस्टिविटी, जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो उसका सिंबल होता है। उन दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप क्या होता है, क्या संबंध होता है, आज हम इस बात को, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे। और ये भी बताएंगे आपको कि जो रेजिस्टिविटी नया टर्म आया है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी यूनिट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का जो डिस्कशन है। टॉपिक अपना बिल्कुल क्लियर है। ये जो कैपिटल आर दिखाई दे रहा है और रो दिखाई दे रहा है ना, ये रो है रेजिस्टिविटी और कैपिटल आर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये रेजिस्टिविटी नया टर्म है। अभी हम आर को लेकर के इस रो के टर्म में एक रिलेशन यहाँ स्टेब्लिश करेंगे, एक फार्मूला आएगा नया, और फिर जो ये जो रो दिखाई दे रहा है यानी कि जो रेजिस्टिविटी है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो आर को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग यहाँ पर और डालते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को क्या अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो आर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला तो हमने बताया ही था, पहला जो है लेंथ होता है, कंडक्टर की लेंथ। दूसरी चीज़, पहली चीज़ लेंथ होती है। दूसरी चीज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है, उसको बदलने का हुनर रखता है, बदलने की ताकत रखता है। उसकी वैल्यू, इस क्रॉस सेक्शनल की वैल्यू जो है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू जो है इस रेजिस्टेंस को बदल सकती है। तीसरा जो है वो चीज़ हमने पढ़ा था कि भाई जो नेचर होता है ना, नेचर यानी जो मटेरियल है उसका नेचर ऑफ मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और चौथी बात हमने बताया था, कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं, उन पर ये सब डिपेंड करता है। अपना जो रेजिस्टेंस है, फिजिकल कंडीशंस
और वो जो मेजर फिजिकल कंडीशंस है उन्होंने बताया था कि क्या क्या है भाई, वो अपनी जो है क्या है, अपने टेम्परेचर है एंड प्रेशर है। ठीक है, क्या क्या रहेगा इसमें, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दो फिजिकल कंडीशन है, इन पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये सारी बातें हैं जो हम पहले से जानते हैं। लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। मतलब ये जो दो डायमेंशनल चीज़ें हैं, मतलब जो डायमेंशन है अपना जो कंडक्टर का, वो लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और जो नेचर है, ठीक है, नेचर पर डिपेंड तो करता ही है, और ये जो नेचर पर डिपेंड करता है वो बिल्कुल यही रेजिस्टिविटी को दर्शाता भी है, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और ये बिल्कुल मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। तो नेचर का मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है, और बाकी जो रेजिस्टेंस में ये फैक्टर है फर्स्ट सेकेंड, ये यहाँ पर मेजर फैक्टर है। कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा। एक हम यहाँ पर कंडक्टर बना लेते हैं, कंडक्टर बनाएंगे इस तरीके से। कंडक्टर का मतलब क्या हो गया भाई, सीधा वायर बना लेते हैं। वायर ही तो कंडक्टर है, इसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। अब बताएं, ये जो हमने बनाया ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये चीज़। ठीक है, और उसके बाद इस कंडक्टर की लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, सेम अपना जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर भी रहेगा। अब ज़रा देखते हैं कि जिन चीज़ों पर ये डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस अपना, जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है उन चीज़ों को थोड़ा सा मिलाते हैं। ठीक है, अगर जब ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो रेजिस्टेंस लेंथ के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ये इसके लेंथ के, जो अपना लेंथ है कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ को बढ़ा करके देखा गया, पाया यह गया कि भाई जो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जा रहा है। लेंथ को जब घटाया गया तो ये पाया गया कि रेजिस्टेंस भी घट रहा है उसके हिसाब से। तो मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंडक्टर की लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ कंडक्टर रहता है और कुछ नहीं भाई, किसी और की लेंथ मत ले लेना, अदरवाइज क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा भाई। यहाँ पर आर जो है रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है एल पर, और ये एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो ये जो रेजिस्टेंस है वो भी घटेगा। मतलब इन दोनों में सीधा सीधा रिलेशन है, पहली बात ये। ठीक है, दूसरी चीज़ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो ये रेजिस्टेंस घट जाता है, और जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब इसमें इसके साथ एरिया के साथ इस रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशन है। मतलब इसके साथ इसका कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो आर होता है रेजिस्टेंस, वो एरिया के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब एरिया बढ़ती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ती है कंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस घट जाता है, और जब ये घटता है क्रॉस सेक्शन एरिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसमें क्या है, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं कि ये दोनों बातें अगर एक साथ मिलाते हैं, इन दोनों बातों को एक साथ मिला लें, क्योंकि यही मेजर फैक्टर हैं जो कंडक्टर के डायमेंशन की बात कर रहे हैं। लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ से इसका डायमेंशन क्लियर हो जा रहा है। यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल है ये बिल्कुल सर्कुलर है, इसका कुछ रेडियस होगा, तो हम बात करेंगे अगर रेडियस इसकी एरिया की बात करेंगे तो बिल्कुल ये सर्किल है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब यहाँ पर जो रेडियस है इसकी तार की, तार कुछ पतला होगा, और ये बिल्कुल दिख रहा है किसकी तरीके से, सिलेंडर के तरीके से दिख रहा है, और सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये इसका बेस का एरिया हो गया, सर्कुलर एरिया। और बाकी ये जो इसकी लेंथ जो हमने है लिखा है वो इसको आप जो है हाइट सपोज कर लेते हो। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि ये सिलेंडर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो डायमेंशन में दो ही बातें आई, क्या क्या, ये अपना एरिया आया है और ये लेंथ जो हमने हाइट की जगह पर रखा हुआ है। तो दोनों बातों को हमने यहाँ पर देख लिया, बढ़ा करके घटा करके, कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है जब लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है जब एरिया को घटाया बढ़ाया जा रहा है। अब देखा गया कि भाई लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का सीधा रिलेशन है, एरिया के साथ रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशन है, दोनों लिखा हमने। अगर इस बात को, दोनों चीज़ों को मिलाया जाता है तो बनेगा क्या, जो अपना रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और इस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं भाई। और जैसे ही हम फिजिक्स में इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, इस सिंबल को हटाना चाहते हैं और एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें लिखना पड़ता है एक कांस्टेंट, जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपना जो आएगा वो रो आता है, रो एल अपॉन में ए। ठीक है, अभी जो रो आया है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रो क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये अपना कांस्टेंट है भाई। ये फिजिक्स का रूल ही है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, उसके सिंबल को हटाते हैं और फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो इक्वल टू का साइन है इसके जस्ट बाद ही हमें लिखना पड़ता है एक कांस्टेंट, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी ये एक नया टर्म आ गया जिसे हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं रो। इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं भाई। तो भाई आर और इस रो के बीच में रिलेशनशिप स्थापित हो गया, यहाँ पर स्टेब्लिश हो गया है। और ये बिल्कुल कैसे आया है? जो आर की प्रॉपर्टी थी ना, किस पर ये आर डिपेंड कर रहा था, इस चीज़ को हम लेकर के चले हैं, तब ये फार्मूला है आर बराबर रो एल अपॉन ए। बिल्कुल याद रखना है। अगर आपको ये डेरिवेशन याद नहीं है तो इसको याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें। बच्चे क्या करते हैं कि आर बराबर रो ए अपॉन एल, इस तरीके से कभी कभी उनके दिमाग में बैठ जाता है, तो कभी ए को ऊपर कर देंगे और एल को नीचे कर देंगे और फार्मूला गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से इस डेरिवेशन को अगर याद रखेंगे तो ये फार्मूला बिल्कुल भूलेगा नहीं। अगर आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एल ऊपर आएगा। आर बराबर में रो लिखेंगे तो एल ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा। ये यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर बराबर जो आएगा वो ऊपर एल रहेगा, नीचे ए रहेगा। उसके बाद रो से मल्टीप्लाई करना है। रो क्या है? अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर है बात? अब ये जो रेजिस्टिविटी आई है, ठीक है, इस रेजिस्टिविटी की थोड़ा और बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी है ये doesn't depend on length and cross sectional area। ये भले यहाँ रेजिस्टेंस के साथ एल के साथ है, ए के साथ है, लेकिन ये बिल्कुल भी इस एल और ए पर डिपेंड नहीं करती है। यानी जो एल है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी और जो ए है, एरिया है क्रॉस सेक्शन का, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, मतलब ये इसके किसी काम के नहीं है। भले लेंथ को चाहे जितना बढ़ा दें घटा दें, एरिया चाहे कुछ भी लेते हैं कंडक्टर का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रो के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम रहेगी। हाँ, फर्क पड़ेगा उस चीज़ से। अब ये बता देते हैं आपको किस पर ये डिपेंड करता है। रो डिपेंड्स ऑन किन बातों पर डिपेंड करता है? सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। हमने शुरुआत में ही बताया था कि रेजिस्टिविटी भाई एक अलग टर्म है जो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। बाकी जो रेजिस्टेंस है ये नेचर पर डिपेंड करता ही है और साथ ही साथ लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं। क्लियर है बात? यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल इजी है, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको बता भी रहे हैं और हमें ये पूरा भरोसा है कि अगर आपने इसको पूरा वॉच कर रहे हो, आप जो है एक एक पॉइंट तक क्लियर करते हुए चल रहे हो, तो बिल्कुल ये जो फार्मूला है बिल्कुल उसी फॉर्म में, कहीं कोई बिना कन्फ्यूज़न के बिल्कुल दिमाग में आपके छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को आप याद रखोगे, जो ट्रिक हमने बताया इसको याद रखने का कि एल और ए के बीच में कन्फ्यूज़न होता है। कभी आप भूल जाते हो कि एल को ऊपर रखना कि नीचे रखना है, ए को नीचे रखना है कि ऊपर रखना है। तो इस वजह से इसके लिए क्या करना है, आपको ये डेरिवेशन याद रखना है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और यही रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये बात याद रहेगी तो डायरेक्ट आप जो है आर बराबर एल को ऊपर रखोगे, ए को नीचे रखोगे और बगल में यहाँ पर रो को मल्टीप्लाई कर दोगे, फार्मूला बन जाएगा आर बराबर रो एल अपॉन ए। अगर हम यहाँ रो की बात करेंगे, यहीं पर अगर हम रो की बात करेंगे तो यहाँ से फार्मूला आएगा। अगर हमें रो यहाँ से निकालना है, ए जा करके यहाँ मल्टीप्लाई होगा आर ए और अपान में हो जाएगा एल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के फार्मूले में एरिया ऊपर होता है, लेंथ नीचे होता है। रेजिस्टेंस के फार्मूले में लेंथ ऊपर होता है और एरिया नीचे होता है।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है, बाकी दूसरा फार्मूला आप ट्रांसपोज करके निकाल सकते हो। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्ञान ले लो और मैथमेटिक्स सीख लो कैसे ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने में होता क्या है कि जब भी हम इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ किसी चीज़ को लेकर के जाते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और जो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में चला जाता है, और अगर वो डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। जैसे ए यहाँ डिवीजन में था तो ए को हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एल जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, एल को हमने नीचे रख दिया, डिवीजन में कर दिया है। जब हम इसको ट्रांसपोज किए हैं, जब हम इसको पक्षांतर किए, इसको हिंदी में पक्षांतर कहते हैं, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज और फिजिक्स जो है अपनी इतनी बढ़िया हो जाती है कि पूछिए मत, मज़ा आने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो रो जो आया है, ठीक है, ये जो रेजिस्टिविटी आई है इसकी यूनिट क्या होती है, इसको मिटा दें, या फिर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो अभी आप ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका पढ़ते हैं कि भाई इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का वो क्या होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट तो हमें पता है ओम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी का क्या आता है, बिल्कुल ये फार्मूले से ही क्लियर हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। बिल्कुल जो फार्मूला है रो का बस वही उठाएंगे, वहीं से फार्मूले से ही अपना जो यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी का आ जाएगा। रो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसी में चले रख देते हैं, या फिर अलग से फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। रो बराबर क्या है, आर ए अपॉन में एल है। इस आर की जो यूनिट है वो क्या है भाई, ओम है, ओम। और उसके बाद एरिया जो है उसकी यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर का स्क्वायर है, सिर्फ मीटर नहीं है। उसके बाद ये जो एल है लेंथ है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो फिर से एक बार डिनोमिनेटर में मीटर लिख देते हैं। यहाँ मीटर का स्क्वायर है तो 1 मीटर यहाँ से कट जाएगा, नीचे वाले मीटर से 1 मीटर ऊपर वाला कट जाएगा। बच क्या रहा है, ओम, ऊपर बच रहा है ओम और बगल में मीटर बच रहा है, तो ओम मीटर ये अपना हो गया है इसका यूनिट। रो की यूनिट कितनी हो गई है, ओम मीटर। ठीक है, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ओम को शॉर्ट में हमने बताया है, ओम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ रो। ओम को हम इस तरीके से कछुए जैसा सिंबल बना करके लिखते हैं, और मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो इसका यूनिट हो गया रो का, वो क्या हो गया, ओम मीटर हो गया, ओम मीटर इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, क्लियर है। हमने ये पूरा बेसिक तरीके से बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। पूरा रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के साथ ऐड करके, इसके साथ कनेक्ट करके हमने इनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया है, जो आर बराबर रो एल अपॉन ए आ रहा था। रेजिस्टिविटी को हमने दिखाया यहाँ पर आर ए अपॉन एल आया है। इसकी यूनिट के बारे में बात किया हमने, ये जो रेजिस्टिविटी आई है इसके यूनिट के बारे में बात किया है हमने, और साथ ही साथ ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी, ये भी बताया हमने। सब कुछ यहाँ हमने बताया, कुछ छोड़ा नहीं है, और हमें ये पूरा भरोसा है कि आपको ये पूरा जो टॉपिक हमने समझाया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है, कोई डाउट है आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर इस पॉइंट पर, इस लाइन में हमें डाउट है, ये कैसे होगा। हम उसको ज़रूर रेस्पॉन्ड करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करते हुए, आपको जो है आपका डाउट क्लियर करते हुए वीडियो क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि आप सबको बहुत ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। पर्पज़ हमारा यही है कि टॉपिक आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आप टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज गेन करो। क्योंकि डीप नॉलेज इस वजह से, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो भी आप नीट जेई या फिर किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह आता है, बायो आता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली बहुत कम पूछे जाते हैं कि डायरेक्टली आपको जो है इसी फार्मूले से पूछे जाएं। लेकिन अगर फार्मूले का डेरिवेशन आपको याद हो तो फार्मूला भी याद रहता है। हमारा पर्पज़, हमारा जो उद्देश्य है पहला ये रहता है कि आपको फार्मूला याद करवाना, डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजर करके आपको फार्मूला याद करवाना। दूसरी चीज़ ये रहता है, जब हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये कोशिश रहता है कि आपको जो है उस एग्जाम्पल से रिलेटेड, उससे मिलते जुलते जो सवाल हैं
वो चाहे 2 टॉपिक को मिक्स करके दे दिया जाए, चाहे 3 टॉपिक को मिक्स करके दे दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 अलग अलग चैप्टर के टॉपिक्स भी मिक्स करके और आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उस केस में जब आपको फार्मूला क्लियर रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा, आप बिल्कुल आसानी से उस क्वेश्चन के लिए अप्रोच कर पाओगे और फाइनल में आंसर आपका जो है आ जाएगा और आपको उस पर जो है नंबर मिल जाएंगे। और यही हमारी कोशिश है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।